हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक छोटी सी पोइम है जिसका पोइट है रॉबर्ट फर्स्ट। ये इसका पोइट है रॉबर्ट फर्स्ट, ठीक है। और इसकी ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके अंदर दो छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं, ठीक है ना। 4 लाइन्स के 2 क्वार्टर्स हैं, एक छोटा सा ऑक्टेव है, ठीक है ना। इसको आज अपन क्लियर करेंगे, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो नाम से जो इस पोइम को लिखा गया है रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 8 लाइनों की एक छोटी सी पंक्ति है और आज अपन इसका कंप्लीट हिंदी अर्थ समझेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना और नोटबुक अपने पास रखना, रफ नोटबुक, ठीक है। और उसके अंदर इसको हिंदी में लिखते जाना, इंग्लिश में तो ये है ही, ठीक है। और जो भी चीज़ इसके अंदर मैं अलग से बताऊं वो सब की सब वहाँ पर लिखते जाना, मेंशन करते जाना और इसको आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और बाद में जब इस अपन और पढ़ेंगे क्लासों में तो इसका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन आज भी अपन इसको अच्छे से ही पढ़ेंगे। सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अवर पोइम आपको बता दी डस्ट ऑफ स्नो। पोइट कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट है। 10 बार पढ़ लेना, लेकिन ये 2 याद जरूर रखना है। पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, पोइट का नाम है रॉबर्ट फर्स्ट, ठीक है। NCERT पैटर्न की क्लास 10th की ये जो अभी हमारी सामने पहली पोइम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेव हमें क्या कहता है? फर्स्ट स्टैंजा जो है वो हमें ये बताता है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए इसमें बताया 2 इसकी जो है ना, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं तुकबंदी, वो जरूर देखना। क्रो और स्नो, मी और ट्री, ये इसके अंदर मैच कार है, ठीक है ना। अब अपन इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब समझिए, यानी कि एक कौआ, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ निकालते हैं। एक कौआ सूक डाउन ऑन मी। सूक का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। सूक का मतलब होता है हिलना, ठीक है। सूक का मतलब तो होता है हिलना, ठीक है। सैक सूक वगैरह वगैरह। तो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये देखनी कि ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट का मतलब होता है धूल, ठीक है। ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ, आइस जो होती है ना, वही होता है इसका अर्थ, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि जो बर्फ की धूल है, ये पोइम का हमारा मतलब है, ओके। एक नया अर्थ यहाँ पर हमने निकाला, हिलना हिलाना। और फिर है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक क्या है? हेमलॉक नाम का जो ट्री है, वो हेमलॉक ट्री इस पोइम के अंदर ही बताया गया है। किताब में देखना नीचे लिखा हुआ है कि एक पॉइजन ट्री है, ठीक है, जिस पर वाइट फ्लावर आते हैं। पॉइजन ट्री का मतलब ये है कि एक जहरीला पौधा है, ठीक है। कैसा पौधा है? एक जहरीला पौधा है, ठीक है। और जिस पर सफ़ेद सफ़ेद क्या आते हैं? फूल आते हैं। एक जहरीला पौधा जिस पर सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। और ये क्या है? ये एक वहाँ पर पौधा है जिसके ऊपर आकर के बैठता है कौन? कौआ। और जैसे ही कौआ बैठता है तो कौए के बैठने से वो वहाँ पर जो उसकी टहनियाँ वगैरह है वो हिलती है। और जैसे ही हिलती है तो हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। वो कहाँ पर होती है? सूक डाउन। डाउन का मतलब है नीचे गिरती है, ठीक है। और कहाँ गिरती है? ऑन मी। मी मतलब पोइट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले स्टेज को जब अपन ने तोड़ा तो आपको इसका हिंदी अर्थ सही समझ में लगभग आ गया। ये कि जो कवि हैं, जो रॉबर्ट फर्स्ट कवि है हमारा, यह किसी एक पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ कैसा है? ये पेड़ पॉइजन ट्री है। पॉइजन ट्री का मतलब यह है जहरीला पेड़ है, जिस पर क्या? सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। तो ऐसे जहरीले पेड़ के नीचे बैठा है हमारा कवि। और उसी समय क्या होता है कि एक कौआ आता है उड़ता हुआ और आकर के उस पेड़ को हिलाता है
और उसकी वजह से उसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है वो कहाँ पर गिरती है, कवि के ऊपर गिरती है। ठीक है, इस पहले का स्टेंजा का अर्थ ये हो गया। ओके नंबर सेकंड स्टेंजा हमें ये बताता है, हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rude। ठीक है, देखिए इसमें एक नया अर्थ आपको मिलेगा ये वाला। वैसे इसके साथ में राइम बन रही है इसकी, ठीक है ना, मूड और रूड, हार्ट और पार्ट, ये इसके साथ में राइम बन रही है। ठीक है ना, बट इसका अर्थ तो आपको पता है मूड क्या होता है, अवस्था। ठीक है, अवस्था या मतलब अपन कह सकते हैं एक्सप्रेशन, वातावरण वगैरह वगैरह, तो वो मतलब इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत इसका पता है। अगर बात इसकी आती है रूड, तो इसका मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना भी होता है। ठीक है, और रूड का मतलब अव्यवस्थित भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रूड यानी अव्यवस्थित भी होता है। असभ्यता में भी रूड का इस्तेमाल किया जाता है, बट आपको सिर्फ इतना ही समझना है, रूड यानी वेस्ट, ये इस पोइम के हिसाब से सही होगा। आप समझिए कि हैज़ गिवन माई हार्ट। ठीक है, पहले क्या होता कि कवि एक पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ कैसा, जहरीला। अब जहरीले पेड़ के ऊपर आके कौन बैठा, एक कौवा। कौवे के बैठने से क्या हुआ, वहाँ की टहनियाँ हिली और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर जो बर्फ़ जमी थी वो कहाँ गिर गई, कवि के ऊपर। जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ़ गिरी तब क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कवि जो था वो पेड़ के नीचे जब बैठा था ना, तब वो मूड में नहीं था। ठीक है ना, वो मतलब एक उदासी के वातावरण में छाया हुआ था। क्यों, क्योंकि जहरीले पेड़ के नीचे बैठा था, तो सोच रहा था कि यार इस पेड़ का क्या है जो इतना खतरनाक पेड़ है जिस पर कोई नहीं बैठता, या ऐसा पेड़ जिसे कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे निराशाजनक वातावरण में था, लेकिन आशावादी कौन आया, एक कौवा आया, और कौवे ने आकर के क्या कर दिया, कवि के ऊपर बर्फ़ गिरे। और बर्फ़ कैसी होती है, ठंडी ठंडी। तो जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ़ गिरी तो कवि के मूड के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, और कवि जो अभी निराशा के बादलों में छाया हुआ था एकदम से जागता है। ठीक है, और जागता है और फिर क्या होता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, यानी कि उसने मेरे जो सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी मेरा जो दिन है, जो दिन चल रहा है आज, दिन का जो कुछ भाग अभी तक बचा हुआ है, उस बचे हुए भाग को उसने बचा लिया। किसने बचा लिया, उस कौवे ने बचा लिया। ठीक है ना, आई हैड रूड। अब ये कह रहा है कि वो ऐसा समय था जिसको मैं केवल निराशा में बैठ करके व्यर्थ ही बिता देता। ठीक है ना, मतलब मैं उसको वेस्ट कर देता, अपने समय को मैं बर्बाद कर देता, लेकिन बचाया किसने, उस कौवे ने बचाया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस पूरी पोइम को जब अपन समझते हैं तो एक बार पुनः इसको समझिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। पोइम में यह है कि एक पेड़ है, जहरीला पेड़ है, काफ़ी निराशाजनक वातावरण के अंदर जो कवि है उस पेड़ के नीचे बैठा है। अभी तक दिन मतलब सूर्यास्त हुआ नहीं है, थोड़ा समय अभी तक बचा हुआ है। कवि इतना निराश है कि अब कुछ नहीं करना, मरने दो, सारा दिन हो गया। क्यों, क्योंकि जहरीले पेड़ के नीचे बैठा है, यह सोच करके कि मतलब इसका जो जीवन है कितना नीरस है। तो उस नीरसता की भावना किस में बैठ गई, उस कवि के अंदर भी बैठ गई कि मरने दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन तभी क्या होता है कि एक कौवा आता है और पेड़ के ऊपर आकर के बैठता है। कौवे के बैठने की वजह से पेड़ की टहनियाँ हिलती है और उसकी वजह से बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ किसके ऊपर गिरती है, कवि के ऊपर गिरती है। जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ़ गिरती है तो कवि एकदम जाग जाता है, क्योंकि बर्फ़ ठंडी ठंडी होती है। तो कौवे ने बर्फ़ गिरे किस पे, कवि पे, और कवि एकदम जाग जाता है। ठीक है, और जाग करके सोचता है, मतलब बर्फ़ जमने से कवि के अंदर, बर्फ़ पड़ने से कवि के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ठीक है, और ऐसे एकदम ऊर्जा और एकदम हिम्मत उत्पन्न हुई कि यार थोड़ा सा दिन अभी तक बचा हुआ है, क्यों ना कुछ और काम कर लिया जाए। जो अभी तक निराशा थी उस निराशा में आशा भर गई थी। इस पोइम के अंदर कवि हमें कहना क्या चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो जीवन है, ठीक है ना, ये जीवन मतलब ऐसा नहीं कोई छोटा सा जीवन है। ठीक है, ये तो है ना कि 2 कड़ी का जीवन है, और हम लोग क्या करते हैं, बस इसको 2 कड़ी का समझ करके हमेशा व्यर्थ में ही अपने जीवन को बिता लेता है कि आज अब तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, यानी अपने इतनी मेहनत कर ली, अब और मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं, या मेरे से होगा ही नहीं, या दुनिया बहुत आगे चली गई है। लेकिन
जब अपन अपने मन के अंदर थोड़ा सा भी अगर वातावरण चेंज कर दें, थोड़ा सा भी अगर अपने अंदर उत्तेजना ले आए, तो हमारे पास में जो समय बचा हुआ उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी बहुत बार होता है ऐसे बच्चे जो साल भर स्टडी करते हैं, अच्छी स्टडी करता है, ठीक है ना, जम के स्टडी करता है, लेकिन साल के एंड में जाते जाते जब उनका कोर्स लगभग कंप्लीट होने लगता है ना, तब उनका जो उत्साह होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। वो सोचते यार क्या करना है, जो होना है वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा समय इसको मज़े से बिताते हैं। और उस मज़े के चक्कर में उनके प्रतिशत जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज उनका इम्प्रूव होना होता है, उसमें कम से कम 10% का उनको घाटा लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखना। कभी भी अगर निराशा आ जाए तो निराशाओं को लागू मत होने देना। हाँ, इस वीडियो पर भी ये बात लागू होती है कि ऐसा ना हो कि मैंने जैसे ही भाषण सुनाना शुरू किया तो माइंड में आ गया अब तो सर भाषण ही सुनाएंगे और इसको एंड करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक छोटी सी प्रेरणा आपके जीवन को बदल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और हाँ, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट बना लेना, किताब है तो उसमें से लिख लेना, नहीं है तो इसके ऊपर लिखी हुई है, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने इसको आपको बताया है। ओके, थैंक्स।